नाज़रीन, इस वक्त जंग जारी है और रमज़ान बहुत ही करीब आ चुका है और ये तशवीश पाई जा रही है कि अगर रमज़ान से पहले जंगबंदी ना हुई तो फिर हालात ऐसे रुख इख्तियार कर जाएंगे कि उनको कोई संभाल नहीं सकेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बाइडन अपनी बात से एक बार फिर मुकर गया है। सोमवार को उसने जंगबंदी का कहा था, लेकिन एक बार फिर बाइडन अपनी जुबान से मुकर गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त तज़हीक हो रही है। यूरोपीय मीडिया बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा है कि यार ये सुपर पावर की हाल हो चुका है कि उसका प्रेसिडेंट, जो दुनिया में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माना जाता है, उसकी ये हालत हुई पड़ी है कि वो खुद अपनी मर्जी से डेट देता है। हालांकि ये जो डेट दी गई थी उस वक्त भी बड़ा हैरान कुन था कि क्योंकि इससे पहले ना कतर ने कोई बात की, ना मिस्र ने की, ना किसी दूसरे मीडिएटर ने की। अचानक से, और ना कोई अलामिया जारी हुआ, अचानक से बाइडन ने खुद कह दिया कि जनाब हम तो सोमवार को जंगबंदी करने जा रहे हैं। तो तभी ये एक अजीब सी बात थी, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ जो है अमेरिका कह रहा था तो इसको मान लिया गया। पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी खबर बन गई और अब बाइडन अपनी कही बात से एक बार फिर मुकर चुका है और इसलिए पूरी दुनिया में उसका मजाक बनाया जा रहा है। उसके बाद से अमेरिका के अंदर से नाज़रीन बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया और इतने ज्यादा वहां पर सूरत हाल खराब हो चुकी है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस आमने सामने आ गए हैं। जी हां, पहली बार पेंटागन और व्हाइट हाउस आमने सामने आ गए हैं और पेंटागन ने फॉर द फर्स्ट टाइम सीज फायर का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, एक ऐसी सूरत हाल जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम तीसरी आलमी जंग, मतलब दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, यूक्रेन की जंग आप हार रहे हैं, चाइना आपसे संभाला नहीं जा रहा, उस सूरत हाल में पेंटागन और व्हाइट हाउस जो है वो आमने सामने आ गए। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन मॉस्को में बहुत ही तारीखी पेशरफ्त हुई है। यानी इधर से तो ये हैंकी फैंकी कर रहे हैं ना, लेकिन उधर फलस्तीनी जो कमांडर्स हैं, फलस्तीनी तंजीमें, वो वहां पर मॉस्को में जमा है और प्यूटन ने एक ऐसा नाज़रीन काम कर दिखाया है, एक ऐसी तारीख रकम हो गई है और अगले आने वाले चंद घंटों में उसकी बहुत बड़ी चीजें सामने आने वाली हैं कि अब आज़ादी फ़लस्तीन को आप टाल नहीं सकते। अब इसराइल जो हैंकी फैंकी कर ले, जो कुछ कर सकता है वो कर ले, और जो अमेरिका ने जो कुछ करना है कर ले। इस वक्त मॉस्को में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि वो तारीखी पेशरफ्त उसको कहा जा रहा है और थिंक टैंक्स, एनालिस्ट दुनिया भर के वो ये कह रहे हैं कि अब आज़ादी फ़लस्तीन को आप नहीं टाल सकते। ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात सामने आई हैं ये आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हूं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैं उस तरह से आपको अपडेट नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ये एक तारीखी जंग है, फ़लस्तीन का आखिरी मार्का, तो पूरी तरह से आपको अपडेट करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से जारी रहेगा। थोड़ी बहुत एक दो दिनों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये तफसीलात आपके साथ हम हर सूरत में शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है उससे आगाज कर लेते हैं नाज़रीन, और इसके बाद से सूरत हाल जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ी है और फिर फ़लस्तीनियों ने भी, उनकी जो तंजीमें हैं और बाकी उनके इत्तेहादी, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर यही कुछ होना है तो फिर तो मतलब क्या मुज़ाकरात और क्या बातें, फिर ट्रिगर जो है वो दबा देना चाहिए। और उसी के बाद ये बड़ी तारीखी पेशरफ्त तो मॉस्को में भी हुई है। नाज़रीन, अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है कि एक वहाँ पर एड तकसीम की जा रही थी साहिल समंदर के पास, और मतलब एड थोड़ी थी लेकिन बड़ी तादाद में वहाँ क्योंकि फाके हैं वहाँ पर, लिटरली मतलब लोग भूख से वहां पर शहीद हो रहे हैं। कोई हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा जुल्म इस वक्त हो रहा है, आलमी इंसानियत का इतना बड़ा जुल्म कि बाहर हजारों ट्रक खड़े हुए हैं। ठीक है, बाहर हजारों ट्रक खड़े हुए हैं लेकिन अंदर लोग भूख से शहीद हो रहे हैं। तो थोड़ी सी एड वहां पर लाई गई थी और लोग हजारों की तादाद में उसकी तरफ लपके। भाई यार, आप अगर एक वालिद हैं और आपका बच्चा भूख से जान देने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो मतलब लोग वहां लपके हैं उस इमदाद की तरफ, और साहिल समंदर के करीब ये कहीं इमदाद तकसीम हो रही थी और हजारों के लोग मजमा जो है वहां पर जमा हो गया। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि इस्राएली फौज ने वहां पर बमबारी शुरू कर दी। यानी वो जो एक एक रोटी लेने आए थे, वो फाका ज़दा फ़लस्तीनी जो कई कई दिनों से भूखे बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे खाने की ना होने की वजह से शहीद हो रहे हैं, वो वहां पर खाना लेने के लिए आए और इसराइली फौज ने, जो कि दुनिया की जालिम तरीन फौज और जालिम तरीन ये कौम बन चुकी है, इसने वहां पर बमबारी शुरू कर दी और उसके नतीजे में वहां पर मौके पर 100 से ज्यादा फलस्तीनी, जिनमें मेजोरिटी औरतों की है और छोटे बच्चे हैं, वो वहां पर शहीद हो गए। 100 से ज्यादा और बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हुए।
और नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर फ़लस्तीनियों की जो लाशें हैं वो समंदर में बह गई, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना वो वहाँ पर तकसीम हो रही थी और ये इमदाद जो है वो एयर ड्रॉप की जा रही थी। ये मतलब एयर के ज़रिए वहाँ पर कुछ इमदाद ड्रॉप की जा रही थी। तो कुछ फ़लस्तीनी जो है वो मतलब कुछ इमदाद समंदर में गिरी, ठीक है ना, कुछ इमदाद जो है वो समंदर में गिरी, तो वो समंदर में भी चले गए फ़लस्तीनी उस इमदाद को लेने के लिए, और वहाँ पर बमबारी हुई तो उन फ़लस्तीनियों की लाशें जो हैं वो समंदर में बह निकली, वो जो वहाँ पर शहीद हुए। तो इस वाक़ये ने लिटरली हिला के रख दिया है और इस तरह का जुल्म इस वक्त वहाँ पर जारी है। और उसी के बाद जो है ये मॉस्को वाली जो उन्होंने सारों ने कट किया, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। ये पहला एक वाक़या जिसके बाद से आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक दफ़ा लरस के रह गई। देखें बहुत सारे जुल्म वहाँ पर हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन कहता है कि अभी तो 10-15% हमारे सामने आया, लेकिन ये वो वाक़या जो फौरी ऑन रिकॉर्ड आ गया, ये वो वाक़या जो फौरी ऑन रिकॉर्ड आ गया, हो सकता है इससे भी पता नहीं कौन कौन से जुल्म वहाँ पर किए जा रहे हैं, लिहाजा इसने दुनिया को हिला के रख दिया है। अच्छा, अब ज़रा आगे चलिए तो नेतन्याहू की अगर हम बात कर लें, अब ज़रा नाज़रीन नेतन्याहू के हवाले से बात कर लेते हैं कि इधर जब बाइडन ने कह दिया कि सोमवार को जंगबंदी होने जा रही है, तो फिर नेतन्याहू ने क्या खेल खेला और उसके बाद फिर बाइडन को किस तरह पीछे हटना पड़ा, उसकी बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई नेतन्याहू की, और उसने कैटेगोरिकली एक बार फिर, देखिए जब मुज़ाकरात की बातें होती हैं, जब ये कहा जाता है कि ये फलाने दिन सीज़फायर हो रहा है, जब इधर उधर की बातें होती, तो हमें तो पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि इसराइल पर हमें एतबार नहीं है, अमेरिका पर एतबार नहीं है, ठीक है। हमें तब भी मतलब यही लगता था कि यार ये इसराइल समय से बाहर है कि इसराइल जंगबंदी की डील को कैसे मानेगा। यानी अभी भी आगे अगर हम देखें तो समझ नहीं आती कि इसराइल इस डील को कैसे मानेगा जो जंगबंदी की होगी। अगर ये सीज फायर होता है तो ट्रूस होना अलग चीज़ है, लेकिन सीज फायर को कैसे मानेगा जो सदियां लगाकर जिस मकसद के लिए इसराइल कायम हुआ वो तो पाश पाश हो जाएगा। इसराइली रियासत की वो ताकत बाकी नहीं रहेगी, उसके दांत और जो है ना पर काट दिए जाएंगे, तो वो कैसे रहेगी। तो तब भी यकीन नहीं था होता, लेकिन बहरहाल चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कह दिया, सारी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था, दुनिया भर में टॉक शोज हो रहे थे, तो आपके साथ शेयर करना जरूरी था कि भाई ये इस वक्त इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन हमें इसराइल का पता है कि वो ना ही अमन का ख्वाहिश रखता है और ना ही उनको कोई फिक्र है। तो अब नेतन्याहू की कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं कि जंग किस तरह से जारी रहेगी और रमज़ान शरीफ में भी जंग होगी, और यानी कि रमज़ान में जो हम आपको बता रहे हैं ना कि फैसला कुन मार का आलम इस्लाम की बड़ी लड़ाई रमज़ान उल मुबारक में होने जा रही है। तो ये ज़रा मैं नेतन्याहू की कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, उसके बाद आपको इसराइल की पोजीशन एक बार फिर वाज़ेह होगी। नेतन्याहू कह रहा है, होल्डिंग जनरल इलेक्शंस नाउ विल मीन स्टॉपिंग द वॉर एंड डिफीटिंग इसराइल। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुजाहरे और हंगामों की सूरत हाल बनी हुई है, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को फारिग करो और इलेक्शंस करवाओ, तो वो उनको जवाब दे रहा है कैसा। फिर अगला बयान सुनिए, इंटरनेशनल प्रेशर डू नॉट अफेक्ट मी बिकॉज आई एम कमिटेड टू अचीविंग आवर गोल्स एंड इंटरेस्ट। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि इंटरनेशनल प्रेशर क्या है, कोई मुल्क क्या स्टांस ले रहा है, मुझे उससे कोई फिक्र नहीं है, हम जंग जारी रखेंगे। फिर वो कह रहा है, आई वर्क डेली विद माई कोलीग्स at the international level to help the army move freely its operations। कि अब ये तो वही है ना कि जो इनके पार्टनर्स हैं दुनिया भर में, जो इनकी लॉबिंग है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो इनकी फौज है वो अपने ऑपरेशन जारी रखे और उनको मतलब वो जंग जारी रखे, उसके लिए तमाम चीज़ों को क्लियर करवा रहे हैं। फिर नेतन्याहू कह रहा है, victory over Hamas will come by eliminating all its brigades in the center and south of the Gaza Strip। अब वो कह रहा है कि एक तो हम विक्ट्री हासिल करेंगे, और विक्ट्री क्या है कि हमास को मुकम्मल खात्मा, और ये जो कह रहे हैं ना मुकम्मल ब्रिगेड्स। अब इनका नया बयानिया नाज़रीन ये सामने आया कि जी हमने नॉर्थ में तो इनकी सारी ब्रिगेड्स खत्म कर दी हैं, अब साउथ में रह गई हैं, और साउथ में भी कहां पर, रफा। ये इनका नया बयानिया, रफा पर ऑपरेशन करने के लिए ये एक नया खेल रचा गया जी। अब सिर्फ हमास जो रफा में बची हुई है, तो हमें तो विक्ट्री चाहिए और उसके लिए तमाम ब्रिगेड्स को खत्म करना। ब्रिगेड्स अब कहां पर बची हैं, सिर्फ वो रफा में बची हुई हैं। अच्छा, फिर उसने कहा, वी विल नॉट यील्ड टू हमास डिमांड्स एंड वी विल कंटिन्यू द वॉर अंटिल वी अचीव अ डिसाइसिव विक्ट्री। इनकी हम कोई डिमांड्स नहीं मानेंगे कि फौजों का विड्रॉल है और बाकी सीज फायर है, उसको हम नहीं मानेंगे। फिर उसने कहा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो महाज खुला हुआ है, नेतन्याहू कह रहा है, द व्हाइट हाउस डिनाइड द रिपोर्ट्स इन विच आई वाज डिस्क्राइब्ड एज अ फूल एंड व्हाट मैटर्स टू मी इज द ओपिनियन ऑफ द सिटीजंस ऑफ द इसराइल। के मेरे लिए
इसराइली जो सिटीजन है उनकी अहमियत है, मुझे दुनिया में किसी कोई अहमियत नहीं। और जो इसराइल के सिटीजन हैं वो मेरे साथ हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने वोट कर दिया है कि भाई जंग जो है वो जारी रहनी है। पार्लियामेंट ने ये वोट कर दिया है। अच्छा, आखिरी उसकी स्टेटमेंट देखिए, वी आर वर्किंग टू कंटिन्यू द वॉर एंड अचीव इट्स गोल्स डिस्पाइट द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल प्रेशर ऑन अस, कि हम जंग जारी रखेंगे डिस्पाइट द इंटरनेशनल प्रेशर। हमें कोई दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती है। और समुद्रिक जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर है उसका जरा बयान देखिएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा एंड द मंथ ऑफ रमजान, सुनिएगा, एंड द मंथ ऑफ रमजान एवरी ईयर एंड द डेज प्रीसीडिंग इट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू अ ब्लड बाथ टू द ज्यूज। अंदाजा लगाइए इन जालिमों के काम कि कह रहा है कि पिछले रमजानों की तरह इस रमजान को हम कन्वर्ट नहीं होने देंगे टू ब्लड बाथ फॉर द ज्यूज, कि जी पहले तो ज्यूज के साथ ब्लड बाथ होता है तो अब नहीं होने हम देंगे। अंदाजा लगाइए, इतना जुल्म करके उल्टा मजलूम बने हुए हैं, इतना कुछ करके उल्टा अपने आप को मजलूम कह रहे हैं। अच्छा, अब ये मैं पहले आपके सामने सारी खबरें रख रहा हूं, इसमें अभी आगे चलकर मैं आपको खबरें दूंगा कि ये जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी प्लान बना ले, जो मर्जी हैंके फैंके कर लें, इनका बंदोबस्त हो चुका है मॉस्को में, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले खबरें सुन लें कि अब ये क्या नई डेवलपमेंट वहां पर क्या हुई है। इसी दरमियान नाजरीन, CNN ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, और CNN जो लेबनान के साथ जंग है उस हवाले से एक बड़ी खबर सामने लेकर आया है। CNN नाजरीन क्या कह रहा है, क्योंकि देखे ना कि जंग तो फिर कह रहे हैं हम जारी रखेंगे, जब जंगबंदी नहीं हो रही तो लेबनान से भी जंग होनी है। पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहती है तो लेबनान से अल्टीमेटली जंग होनी है। और हमले उन्होंने तेज किए हुए हैं, उन्होंने इसलिए हमले तेज किए थे कि भाई एट द एंड अगर ये इनका एतबार तो नहीं, अगर ये जंगबंदी नहीं करते तो हम पूरी पोजीशन में हो एक फुल स्केल वॉर के लिए, तो वो वहां पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। CNN क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल दैट इसराइल विल लॉन्च अ ग्राउंड ऑपरेशन इन द सदर्न लेबनान एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग और द बिगिनिंग ऑफ द समर। ये अब एंड ऑफ द स्प्रिंग तो हो चुका है, मतलब इधर मामला जारी रहेंगे और बहुत जल्द जो है वो लेबनान के साथ जंग होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, CNN इसको ब्रेक कर। अच्छा, अब आ जाइए जरा US की पोजीशन के हवाले से, और उसके बाद जो हमास की पोजीशन है, जो रशिया ने पोजीशन ले लिया, जो उन्होंने काम कर दिया, आखिर में वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक तो बाइडन ने कहा और फिर उससे मुकर गया, और बाइडन के मुकर जाने के बाद एक दफा फिर खलबली मच गई कि यार ये क्या मजाक है। और साथ ही फिर वो वाकया हो गया जो स्ट्रीट में हुआ, जिस तरह से शहीद किया गया। तो रिजेंटमेंट, चूंकि अमेरिकन अवाम तो पहले ही जिस तरह से मतलब फौजी आपने देखा, फिर उनके अवाम जिस तरह से खड़े हो रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, क्रिश्चियन जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, उनको तो सलाम है, तो वो प्रेशर और नाजरीन बढ़ा है। अब उसके बाद बहुत गैर मामूली चीज़ें हुई हैं। जब से बाइडन कहा अच्छा जी सोमवार को तो जंगबंदी नहीं हो रही, हाँ उसमें गैर मामूली चीज़ें, बैकग्राउंड तो सारा नई डेवलपमेंट क्या, कांग्रेस उनके पार्लियामेंट को कहते हैं, कांग्रेस का हंगामी इजलास बुलाया गया, ठीक है। और उस हंगामी इजलास में ऑस्टन लॉयड जो कि डिफेंस में उनका सेक्रेटरी है उसको बुलाया गया, और उससे बड़े सख्त सवालात किए गए, और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो कि पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है। नाज़रीन, वहां पर ऑस्टन लॉयड ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह की, उसने कहा कि 25,000 औरतें और बच्चे, टोटल शहादतें नहीं, 25,000 औरतें और बच्चे सिर्फ शहीद हो गए। और ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये टॉप हेडलाइन बनी हुई, यूरोप में टॉप हेडलाइन बनी, और वहां के अवाम जिनको ये बताया जाता रहा कि इसराइल की हिमायत एक मजहबी फरीजा है, वहां के सामने अब ये बात स्टैब्लिश हो गई। देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जंग कोई आसान जंग नहीं थी, हमें अपने आप को मजलूम भी साबित करना था भाई। 75 से भी 100 साल आप कर लें, 100 साल हमने ये जंग भी लड़ी है, जुल्म भी बर्दाश्त किया है, शहादतें भी दी हैं, घरों से भी निकले हैं, साथ ये जंग भी लड़ी है क्या कि हम मजलूम हैं। ये 100 साल हमने जंग लड़ी है, और आज वो चीज स्टैब्लिश हुई कि जी हाँ हम मजलूम हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी जंग थी जो हमने लड़ी, कि कुर्बानियां देकर भी अपने आप को हमें जालिम कहा जाता, फलस्तीनियों को जालिम कहा जाता रहा दुनिया में। तो पहली बार ये, अब ये वाली देखें, इधर अल जजीरा रिपोर्ट करता है या अल मायदीन रिपोर्ट करता है, उसको आप व्हाइट हाउस के सामने या अमेरिकन के सामने या यूरोपियन के सामने उस तरह तो नहीं बता सकते कि या वो कोई ऑन रिकॉर्ड चीज, ऐसा सबूत तो नहीं है। सबूत तो ये है कि जो कांग्रेस के इजलास में वो कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर कि 25,000 सिर्फ औरतें और बच्चे शहीद हो गए, और वहां पर उसने खड़े होकर ये बात की कि सीज फायर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो चुकी है। व्हाइट हाउस यानी बाइडन कह रहा है कि जनाब वो तो जंग जारी रखे हुए और इमदाद फराम कर रहा है, असलिया दे रहा है,
पेंटागन ऑन फ्लोर ऑन रिकॉर्ड, जो अब पूरी मगरबी मीडिया पर टॉप डिबेट बनी हुई है। पेंटागन आमने सामने आ गया व्हाइट हाउस के, वो कह रहे हैं जी सीज फायर करें, ये जंग ले डूबेगी इसराइल को भी और अमेरिकी मफादात का भी। इससे पहले बड़ा गरक हो चुका है, आप जितना इस जंग को खींचेंगे आपके लिए तबाही है। आप ये जंग नहीं जी सकते, ना आप हमास को हरा सकते, क्योंकि CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास को फौजी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। साथ उन्होंने ये बताया है कि हिजबुल्लाह से जंग इसराइल के लिए तबाही लेकर आएगी। तो ऑस्टिन लॉयड ने ऑन फ्लोर कह दिया कि जनाब सीज फायर करें। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर हो गया। अच्छा, उसके बाद फौरी कॉल हुई है जनाब बाइडन की कतर के अमीर के साथ, और अमीर कतर से बाइडन ने पहली बार बहुत ही गैर मामूली नाज़रीन इलामिया सामने आया है, और उस इलामिये में यह कहा गया है कि फिल फॉर सीज फायर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि अगर उससे ये पेंटागन के वाकये से पहले 24 घंटे पहले ब्लिंकन और कतर का वजीर खारजा बात कर रहा है, और उसमें वो क्या बात कर रहा है कि ब्लिंकन डिस्कस्ड इन अ कॉल विद द कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक ही होता है एक शख्सियत के पास। द ऑन गोइंग एफर्ट्स टू रीच अ ट्रूस इन गाजा। अब ये पूरे जो जंग है इसमें वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। एक वर्ड सीज फायर ट्रूस, इनका बहुत अहमियत है। तो पूरे अमेरिका के इलामिये और उनकी जुबान उनकी लैंग्वेज उठाकर देखें, उसमें ट्रूस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ट्रूस है आरजी जंगबंदी, जो कि इसराइल का मौकफ है कि आरजी जंगबंदी होनी चाहिए। बाकी सारी दुनिया का मौकफ है सीज फायर होना चाहिए, और अमेरिका के मुंह से सीज फायर नहीं निकला। अच्छा, ये 24 घंटे पहले ब्लिंकन बात कर रहा है कतरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और ये लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जो कि पहले भी हो रही है। इस वाकये के बाद जब पेंटागन ने कह दिया, क्योंकि पीछे तो वो वाकया हो रहा है कि उनके जो हाजिर सर्विस पायलट ने एम्बेसी के बाहर जो कर किया और इनकलाब वहां पर आ रहा है, तो उसके फौरी बाद कॉल किया, और उसका इलामिया जो जारी हुआ उसमें पहली बार सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि फिल फॉर जो है वो सीज फायर होना चाहिए। तो ये तो हो गई इस वक्त अमेरिका की पोजीशन, ठीक है। और आपको पता है हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या हम इतने तगड़े हैं कि इनके सारे प्लान्स को नाकाम बना सकते हैं? क्या मज़ामती तहरीक इतनी तगड़ी है? क्या मज़ामती तहरीक के साथ उसके इत्तेहादी खड़े हैं, और क्या वो इनके प्लान्स को समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे? क्या इनके साथ वो लड़ने की सलाहियत रखते हैं, और क्या इनके प्लान्स के मुकाबले में वो क्या कर रहे हैं? अब वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, बहुत ही तारीखी पेशरफ्त हो चुकी है इस वक्त मॉस्को में। 3 दिनों से वहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात किस में हो रहे हैं? 14 फ़लस्तीनी ग्रुप्स बुलाए गए हैं। ये प्यूटन ने खुद उनको बुलाया। 14 फ़लस्तीनी ग्रुप्स को, जो कि पिछले आप कह लें कि 3 दहाइयों से झगड़े हैं आपस में, 3 से भी पीछे चले जाएं, हमारे झगड़ों ने ही हमें नुकसान पहुंचाया। जो फ़लस्तीन के अंदर के झगड़े थे उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो पिछले 3-4 दहाइयों के जो झगड़े थे, जो लीडर्स थे, उनको एक ही टेबल पर बिठाया गया, और 3 दिन से ये मुज़ाकरात जारी हैं। और अब वहां से बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि सबको इकट्ठा कर लिया गया है, सबको। और यही बहुत बड़ा जो मकसद था कि बाकी असलहा वगैरह तो वो दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर सारा, लेकिन इनको इकट्ठा करना जो कि कोई नहीं कर सका। 3-4 दहाइयों में इनको कोई इकट्ठा नहीं कर सका, और यही सबसे बड़ा जो शिकस्त की वजह थी कि हम आपस में इकट्ठे नहीं थे, हम एक दूसरे की बात पर यकीन नहीं करते थे, तो हमने क्या आज़ादी हासिल करनी। तो नाज़रीन, हुआ क्या है कि 14 को इकट्ठा किया गया और एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया, PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब नाज़रीन, PLO की बहुत ज्यादा अहमियत है, और शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना हो। PLO जो है वो 1964 में बनी थी, ठीक है, और इसको अरब लीग की हिमायत हासिल थी, और इसका मकसद ये था कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर तमाम फ़लस्तीनी लीडरशिप इकट्ठी हो, जिसको अरबों की हिमायत हासिल हो। और उस वक्त के अरब आप देखिए, जब वो जंगे लड़ रहे थे इसराइल से, और मतलब सऊदी अरब की क्या सपोर्ट थी, और ऑयल एम्बार्गो लगाया, मतलब उधर आप चले जाएं लीबिया और क्या कहते हैं इराक, मतलब पूरा अरब, मिस्र जंगे लड़ रहा है, जॉर्डन। तो एक PLO, अरब लीग की हिमायत से PLO बनाई गई कि एक मुतहदा हमारा एक जो है ना मुतफिका प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि सारी तंजीमें, सारी लीडरशिप यहाँ इसी अम्ब्रेला के अंडर होगी और आज़ादी फ़लस्तीन के लिए लड़ेगी। अच्छा, बाद में फिर ये इख्तलाफात और सारी चीज़ें धर्म बरम हो गई, और फिर ये जहन में रखें कि इसके जो तीसरे चेयरमैन बने 1969 में, वो कौन थे? वो यासिर अरफात थे। जी हाँ, यासिर अरफात इसके चेयरमैन बने, और 2004 तक
उनके जो है इंतकाल तक 2004 तक यासिर अरफात के इंतकाल तक वही पीएलओ के चेयरमैन रहे। यासिर अरफात आपको पता है फ़लस्तीनी मज़ाहमत का सबसे बड़ा एक इस्तारा यासिर अरफात, तो ये उन मतलब वो वाली पीएलओ, एक इतनी बड़ी तारीखी अहमियत। तो अच्छा, उसमें उसके बारे में सीआईए क्या कहती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सीआईए की रिपोर्ट्स ये हैं और वो उसका मौक़िफ़ ये है कि ये जो बनी पीएलओ उसके पीछे सोवियत यूनियन था। उस वक्त रशिया तो नहीं था ना, रशिया तो 91 में बना है जब ये टूटा है सोवियत यूनियन, उस वक्त तो ग्रेट सोवियत यूनियन था। तो वो कहते हैं कि पीएलओ को बनाने वाला कौन था, सोवियत यूनियन था। तो आज जरा दोबारा डॉट कनेक्ट करें, इतनी दहाइयों के बाद जब मतलब ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो प्यूटन ने सबको बुलाया और उसी पीएलओ के तहत, जिसके बारे में सीआईए कहती है कि तब बनाई भी सोवियत यूनियन में थी, उनको फिर एक उस पर इकट्ठा कर दिया। और आज ये हमें बिल्कुल साजगार हालात नजर आ रहे हैं, फौजी सतह पर भी हम तगड़े हो चुके हैं। क्योंकि उस वक्त देखेंगे हमारे पास उस वक्त मगरब राइज कर रहा था, तो मगरब हमारे साथ तो नहीं था, मगरब तो था किसके साथ, इसराइल के साथ, और हथियार टेक्नोलॉजी सारा उनको दे रहा था। तो फलस्तीनी किससे लेते, इधर ये तो डिक्लाइन की तरफ गया ना, ये जो मशरिक है चाइना रशिया, तो ये तो डिक्लाइन की तरफ, यानी उसके बाद ही रशिया हारा है, तो उनकी टेक्नोलॉजी जीती है, उनकी हथियार सुपीरियर हुए हैं। तो बात यह कि आज ये वाले राइज कर रहे हैं, आज मतलब रशिया कह रहा है कि हम मेडिकल की उनकी तरक्की ये देखेंगे, पूरा मगरब नहीं बना सका। एक रशिया कह रहा है कि हम कैंसर की वैक्सीन के करीब पहुंच चुके हैं। तो आज ये चीजें जो है ना वो सूरत हाल को बिल्कुल फलस्तीन के हक में कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये सारे इकट्ठे हो गए, उनका जी मिलकर लड़ेंगे, ये जो मर्जी प्लान बनाते रहे, रशिया चाइना पीछे खड़े हैं, ईरान उनके साथ खड़ा है, पीएलओ बन गई है सारे फलस्तीन, और उसमें हमास पहली बार बैठेगी। पीएलओ में कभी भी हमास नहीं थी, हमास बनी 87 में, तो पहली बार हमास आकर पीएलओ में बैठेगी, सारी तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं, उन्होंने कहा जी इकट्ठे लड़ेंगे। अब वो हमास आपको पता है उधर लेबनान में भी फाल हो चुकी है, बाकी इराक शाम लेबनान ये सारे जो है ना वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने कहा जी मतलब इकट्ठे तो पहले थे, लेकिन जो इख्तलाफात तंजीमों के थे, प्यूटन ने कहा जी इकट्ठे होकर अब लड़ना है। इनका तो आपको पता ही है कि ये क्या इन पर क्या एतबार किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर ये जो भी हैंकी फैंकी करते हैं, जो इसराइल जो कुछ कह रहा है कि वो तो जंग जारी रखेंगे, वो लेबनान से भी जंग करेंगे, अमेरिका वो क्या करता है उस पर कोई किसी को एतबार नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो पकड़ ली है। अच्छा, इसके साथ साथ जो दीगर डेवलपमेंट्स नाज़रीन हुई हैं, उसमें जर्मनी का बड़ा सख्त स्टेटमेंट सामने आया, उनका कत्लेआम का जो हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये जो कुछ वहाँ पर हुआ है। ब्राज़ील जिस तरह से खड़ा हुआ है आप सब जानते हैं, जो एम्बेसडर निकालो मुहिम शुरू हुई है, ब्राज़ील का बड़ा सख्त स्टेटमेंट सामने आया। द जेनोसाइड इन द गाजा स्ट्रिप अफेक्टेड all of humanity because its challenges are sense of humanity। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, यही बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि गजा की तबाही गजा में ही रह जाएगी, तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहा है। ये ना सोचें गजा की तबाही का फॉलोड पूरी दुनिया पर आएगा। ये इतनी बड़ी जंग बन चुकी है कि ये दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ में लेकर जा रही है। तो आप कैसी बातें करते हैं कि इसलिए तो यूरोप खड़ा हो रहा है, मतलब कि वो कह रहे हैं, पेंटागन कह रहा है, ओ भाई उनको तबाही नजर आ रही है, जो सिहोनी लॉबी है और वो इन सबको दलदल में फंसा चुकी है, जो मुल्क साथ खड़े जो उनको नजर नहीं आनी। पूरा मतलब यूरोपीय उनके लीडर्स के, उनके कई मुल्कों के स्टेटमेंट उठाकर देखिए, उनका मीडिया, उनके बड़े बड़े थिंक टैंक्स आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि ये जंग हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। यूरोप पिस जाएगा, दरमियान में इधर यूक्रेन की जंग है, इधर मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है। आपका रास्ता उन्होंने अभी तक हौसियों ने बंद किया हुआ है, उनका आपने क्या इलाज कर लिया और क्या कर सकेंगे, तो यूरोप पिस जाएगा दरमियान में। तो इसलिए ये जंग आपके लिए तबाही है, इसको बंद करवाना चाहिए। लेकिन इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, आई रिसीव्ड विद हॉरर, शॉक एंड डीप कंसर्न द ट्रेजिक न्यूज अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे इन गाजा। ये जो वो वाकया हुआ है, द सिविलियन कैजुअलिटीज रिक्वायर इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू सीज फायर एंड रिकवर द हॉस्टेजेस। ठीक है, यूरोप जैसा भी है, सब ने यार सीज फायर का मुतालबा तो किया है। अच्छा, फिर नाज़रीन कतर ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने है, $200 मिलियन इनको फलस्तीन को देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले वो फंडिंग हमास को देते हैं, जो एक बड़े फंड जो देता है ना जो मुल्क, उसमें कतर है, और अभी $200 मिलियन उन्होंने और पहुंचा दिए। ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन यूनाइटेड नेशन का आखिरी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, फिर वाइंड अप की तरफ जाते हैं। यूएन कह रहा है, Israel has committed many war crimes in Gaza and the situation is like bloodbath। भाई मैं आपको बता रहा हूं, देखे ना कि हमने ये जंग कई महाजों पर लड़ी और सब ने हमारा साथ दिया।
यार मतलब ये उन्हीं के बनाए हुए इदारे हैं भाई, उन्हीं की फंडिंग से चलते हैं। वो इस बात को मोहर लगा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो मगरबी अवाम, ठीक है, वो मगरबी अवाम जिनको जो ये समझती है कि इनका मजहबी फरीजा इनको मदद करना, वो खत्म हो जाएगा। और इसराइल अगर कायम है तो वो क्रिश्चियंस की बुनियाद पर कायम है, जो क्रिश्चियंस इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब वो सपोर्ट जो है वो खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म हो रही है? जब यूनाइटेड नेशन बयान देता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को वो तो मानते हैं, आप नाम भी माने, आप मतलब इस वक्त यूनाइटेड नेशन फेल हुआ है सीज फायर करवाने में, लेकिन ये बयान बहुत अहमियत के हामिल है। और जो वहां के लीडर्स खड़े हो रहे हैं, जिस तरह ब्राजील का प्रेसिडेंट कह रहा है, जिस तरह क्यूबा, कोलंबिया, उधर जनाब बेल्जियम, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे, तो ये इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट वो अवाम है जिनकी सपोर्ट पर इसराइल कायम है। फिर उन्होंने कहा इसराइली आर्मी सोल्जर्स इन द वेस्ट बैंक प्रिवेंट रेस्क्यूअर्स फ्रॉम ट्रीटिंग द वाउंडेड, के वेस्ट बैंक में ये इतने जालिम हैं कि वेस्ट बैंक में भी अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसको रेस्क्यू नहीं करने देते। तो ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है। और अगर हम एनालिसिस पेश करें, देखें, ऐसा लगता है कि रमजान में कोई फैसला कुन मार्का होगा। तैयारी मुकम्मल है। अब लेबनान की सूरत हाल देखें तो हमें वो वन स्टेप डेली फॉरवर्ड नजर आ रहे हैं, ऑल आउट वॉर की तरफ वो जा रहे हैं। हौसी आपको पता है वो अपने हमले तेज कर रहे हैं, बाबुल मंदब को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर ये सारी तंजीमें इकट्ठी होगी तो सारा ऐसा लग रहा है कि प्लान यही बन रहा है कि ठीक है, अगर मुज़ाकरात ये जंगबंदी नहीं हो रही तो ठीक है, हम एक पूरी फुल स्केल जो जंग है, जो कि फैसला कुन मार का लड़ा जाना है। ये कहा जा रहा है कि यकम जो रमज़ान है ना, चांद देखने के बाद मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करें और वहीं से एक बड़ी जंग का आगाज होगा। यानी लश्कर जो है वो कह रहे हैं कि लश्कर जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ पहुंचे चांद देखने के बाद। तो प्रेशर बहुत है यूरोप पर भी, बाइडन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब हट धर्मी है, देखें आपके पास पावर है, आप नहीं कर रहे ठीक है, लेकिन फॉलो आउट आप पे आना ही आना है। ये देखें जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जो थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अमेरिका का नुकसान है, वो किस बात पर नुकसान है कि फिलहाल तो अपनी जोर पर आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ये जंग बंद होगी तो आपके लिए बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, ठीक है। तो जंग बंद नहीं भी होती, जो कि हमेशा ये लगता है कि यार इसराइल कैसे जंग बंदी करेगा, जंगबंदी नहीं भी होती तो एक पूरी जंग की तैयारी की जा रही है। ये रमजान बहुत ही फैसला कुन होने जा रहा है। लश्कर उसकी तरफ रवाना हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा की तरफ, और आने वाले दिन बहुत डिसाइडिंग है। और यकीन मानिए ये सारी सूरत हाल अगर ये जंगबंदी नहीं हो पा रही, जो कि नहीं होती हुई फिलहाल तो इसराइली पोजीशन से नजर आ रही, जंगबंदी का एक ही तरीका है, जिस दिन अमेरिका स्ट्रेट टॉक करेगा उसी दिन जंगबंदी हो जाएगी। तो अगर जंगबंदी नहीं होती तो ये जंग हमें ऑल आउट की तरफ नजर आ रही है, और उसके बाद हम एक आलमी जंग की तरफ यहां से खिसकते चले जा रहे हैं। हम रोजाना 2 कदम आलमी जंग की तरफ करीब हो रहे हैं। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर अदा करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।